नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10 की कीर्तिका भाग 2 जो पुस्तक है उसमें से लेसन नंबर 3 साना साना हाथ जोड़ी इसका सारांश लेकर आए हैं। जिसकी लेखिका है, इसको लिखा है जिसने, उनका नाम है मधु कांकरिया। तो हम थोड़ा सा 1 मिनट मधु कांकरिया के बारे में जान लेते हैं, लेखिका के बारे में कि मधु कांकरिया का जन्म कब हुआ। तो मधु कांकरिया का जन्म 1957 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है पत्ताखोर जो एक उपन्यास है, सलाम आखरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशो जो कहानी संग्रह है। इन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं और मधु कांकरिया की जो रचनाएं होती हैं उनमें विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने सारांश की ओर। साना साना हाथ जोड़ी का जो पाठ का सार है वो क्या है। लेखिका मधु कांकरिया ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में जो भी उन्होंने प्राकृतिक दृश्य देखे हैं उनके वर्णन किया है और साथ साथ उन दृश्यों को छुआ भी है, जिसमें बहुत सारी विषम मतलब कठिन परिस्थितियां भी हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं जो क्या कर रहे हैं, जीवन में पूरे संघर्ष में लगे हुए हैं। और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि लेखिका के हृदय में कि उनके प्रति अब करुणा, उनको देखकर, वो जो महिला और पुरुष हैं जो संघर्ष करते हैं उनके प्रति देखकर उनको करुणा का भाव आ रहा है और उनके प्रति वे सहृदय भी है, क्योंकि उनका मन क्या है, प्रकृति की मनोहरी छटा को देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगता है। तो ये थोड़ा सा जो था मैंने शॉर्ट में बता दिया कि इस कहानी में आगे मतलब सार में हम क्या बताएंगे, क्या मिलने वाला है आपको। अब यहाँ से शुरू होता है आपका पाठ का सार। लेखिका को गैंगटॉक शहर देखकर ऐसा लगता है आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई है और सभी तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। अब यहाँ पे लेखिका बोलती हैं कि जो गैंगटॉक शहर है इसको देखकर वो बता रही हैं कि जैसे पहाड़ी एरिया होता है, तो पहाड़ी एरिया में पहाड़ों पे जो लोगों के मकान होते हैं वो तो ऊपर नीचे होते हैं, और रातों को क्या होता है जब लाइट जलती है तो ऐसा महसूस होता है कि आसमान के जितने भी तारे हैं वो सारे क्या हो गए हैं, नीचे धरती पर आ गए हैं। तो वो उन शहर को, गंगटोक शहर को देखकर उनको ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आसमान की जो सुंदरता है वो सब बिखर गई है और सारे के सारे तारे नीचे आ गए। ऐसा लग रहा है कि बादल पूरा उल्टा हो गया, उलट कर वो नीचे जितने भी तारे हैं वो सब नीचे गिर गए हैं। तो बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सुबह शाम रात सब कुछ बहुत ही सुंदर था। ये शहर किसका था? बादशाहों का बनाया हुआ था, जिसका सुबह शाम रात सब कुछ बहुत ही सुंदर था। सुबह होते ही एक प्रार्थना उनको उनके होठों को छूने लगी। अब सुबह होते ही क्या होने लगा, लेखिका के होठों को एक प्रार्थना याद आ गई, छूने लगी। कौन सी प्रार्थना थी? साना साना हाथ जोड़ी गरदहु प्रार्थना। ठीक है, साना साना हाथ जोड़ी गरदहु प्रार्थना। हमरो जीवन तिमरो कौशेली। इसका मतलब है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने प्रार्थना की इस लाइन को आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखे थे। उन्होंने किससे सीखे थे? नेपाली युवती से। तो अब आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा कि साना साना हाथ जोड़ी जो है ये लेसन का नाम क्यों है, पाठ का नाम यही क्यों है, उसका नाम यहीं से लिया गया। ये एक नेपाली युवती मतलब नेपाली एक प्रार्थना है जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, एक प्रार्थना है, इसीलिए इसका नाम दिया गया साना साना हाथ जोड़ी। अब लेखिका ने प्रार्थना की इस लाइन को आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखा था। लेखिका को सुबह सुबह कहाँ जाना था? युद्ध मांग के लिए निकलना था, किंतु जब आंखें खुली
तो आंखें खुलते ही लेखिका सबसे पहले किधर जाती है? बालकनी की तरफ जाती है। अब वो क्यों बालकनी की तरफ जाती है? क्यों? क्योंकि उनको लोगों ने बताया था कि जब भी मौसम साफ होगा तो बालकनी से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देगी। अब यह सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो चोटी है कंचनजंगा। किंतु उन्हें वो चोटी नहीं दिखाई दी। जब वो बालकनी में गई तो उनको वो चोटी नहीं दिखाई दी। पिछले वर्ष की तरह आज भी आसमान में क्या था? हल्के हल्के बादलों से वो ढका हुआ था। तो कंचनजंगा तो दिखाई नहीं दिया, परंतु उनको बहुत सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए। उन्हें लगा कि वो कहाँ आ गई हैं? फूलों के बगीचों में आ गई हैं। अब युमथांग गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर था, जिसके बारे में ड्राइवर जितेंद्र नार्गे ने बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की जो गहनतम घाटियां और फूलों से लदी जो वादियां मिलेंगी। और लेखिका उनसे पूछने लगी कि क्या वहां बर्फ मिलेगी? अब तो लेखिका निकल चुकी हैं युमथांग के लिए गैंगटॉक से, जो कि 150 किलोमीटर दूर है, लगभग 149। तो जिसके बारे में ड्राइवर जितेंद्र नार्गे बता रहे हैं कि अब जैसे जैसे हम हिमालय की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे ये घाटियां क्या होती जाएंगी? बहुत ही गहरी होती जाएंगी, और फूलों से लगी वादियां जो होंगी वो हमें और मिलती जाएंगी। तभी लेखिका उनसे पूछती है कि क्या वहां बर्फ मिलेगी? क्यों? क्योंकि लेखिका को बर्फ देखना है, बर्फ देखने का एक्साइटमेंट है। तो युमथांग के रास्ते में एक कतार में सफेद रंग की 108 पताकाएं लगी थी। अब ये युमथांग के रास्ते में पताकाएं लगी थी, ये क्यों लगी थी? ये जो पताकाएं होती हैं, 108 पताकाएं, ये शांति और अहिंसा का प्रतीक होता है। और इन सभी पताकाओं में ऊपर क्या लिखा होता है? एक मंत्र लिखा होता है, जिसके बारे में नार्गे ने बताया था कि यहाँ बुद्ध की बहुत बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए कहीं दूर किसी पवित्र स्थान पर ये 108 पताकाएं फहरा दी जाती है। सफेद रंग की पताकाएं फहरा दी जाती है और इन्हें उतारा भी नहीं जाता है। ये पताकाएं क्या होती हैं? अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। तो कई बार क्या करते हैं लोग, ये तो हो गया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तब 108 सफेद रंग की पताकाएं फहराई जाती हैं। लेकिन कई बार नए कार्य शुरू करने के लिए भी ऐसी पताकाएं लगाई जाती हैं, फहराई जाती हैं, लेकिन वो सफेद नहीं होती हैं। क्या होती हैं? वो रंगीन होती हैं। तो नार्गे बोलते जा रहा था, किंतु लेखिका क्या कर रही थी? नार्गे की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखी जा रही थी। मतलब लेखिका ऐसी दलाई लामा की तस्वीरें दुकान पर भी टंगी देखी थी। अब रास्ते में जा रहे हैं, जाते जाते उन लोगों को कवि लॉन्ग स्टॉक पड़ा, जहां पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहाँ स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद, मतलब यहाँ पे जो स्थानीय जाति थे, रहने वाले जो लोग थे, बहुत पहले ना झगड़ा हुआ था। तो उसके बाद एक शांति वार्ता हुई और संधि पत्र हुआ। मतलब नार्गे ने बताया कि यहीं पर ये जो कवि लॉन्ग स्टॉक है, यहाँ पे बहुत पहले एक झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद एक दूसरे में, तो इधर चाइना और इधर इंडिया से लेकर, तो उसमें शांति वार्ता और जो संधि पत्र है उसके बारे में यहीं पर हुआ था। तो वो नार्गे बताता है कि इसी जगह वो शांति वार्ता संधि पत्र हुआ था। वहां से वो लोग और आगे बढ़े। रास्ते में एक कुटिया में घूमते हुए धर्म चक्र के बारे में नार्गे ने बताया कि इसे प्रेयर व्हील्स कहते हैं। मतलब अगर इसको आप घुमाएंगे तो इनसे आपके सारे पाप धुल जाएंगे। हम लोग और आगे धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियां और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे, और हिमालय विराट रूप में दिखाई दे रहा था। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा, बहुत बड़ा हो गया। बड़े बड़े पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे, मतलब बड़े बड़े पर्वत हैं और घाटियां भी बड़ी बड़ी है। अब उनके ऊपर वो जो छोटे छोटे रास्ते हैं, अब उन रास्तों से गुजरने से ऐसा लग रहा था कि जैसे रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हो, और हम किसी सघन हरियाली, मतलब बहुत घनी हरियाली वाली जो गुफा है उसके बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो, मतलब हिलते डुलते निकल रहे हो। इस असीम बिखरी हुई सुंदरता को देखकर सैलानी झूम झूम गा रहे थे। और इसकी जो सुंदरता थी, इसको देखकर युमथांग की लोग क्या कर रहे थे? जितने भी लोग घूमने आए थे, सैलानी जो थे, वो लोग घूमने आए थे, वो लोग गा रहे थे। कौन क्या गा रहे थे? सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। किंतु लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी।
लेखिका कोई गाना नहीं गा रही थी, वो एकदम ऋषि की तरह शांत थी और सारे के सारे दृश्य जितने भी चीजें वहां देख रही थी उन सबको क्या कर रही थी लेखिका, ऐसा कर रही थी कि वो अपने अंदर समाहित कर लेना चाहती थी, अपने अंदर पूरा रख लेना चाहती थी, आंखों में बसा लेना चाहती थी उन सारे दृश्य को। वे जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखरों को देखती और कभी कभी चांद की तरह चमकती हुई तीस्ता नदी के सौंदर्य को भी देखती। तो वहां पे कौन सी नदी थी, तीस्ता नदी थी, और वो कैसे चमक रही थी, जैसे चांदी की तरह चमक रही हो, और चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी की ओर देख रही थी। कभी शिखरों के भी शिखर से गिरते हुए झरने जैसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल को देखती, जिसकी सुंदरता को सैलानी अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। तो वहीं पे सेवन सिस्टर वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। तो सभी के सभी जितने भी सैलानी आए थे घूमने वाले लोग, वो सब क्या कर रहे थे, सबको उनको कैमरे में फोटो खींच रहे थे। और लेकिन लेखिका क्या कर रही थी कि जीप से उतर गई और एक राजकुमारी की तरह एक पत्थर पे जाके ऊपर बैठ गई, और वो जो बहती हुई जलधारा थी, तीस्ता नदी थी ना वहां पे, वो जो जलधारा थी, बस उस जलधारा में उन्होंने अपने पाँव को डुबा लिया। और बस उनको लगा कि मैं अब पूरी अंदर तक भीग चुकी हूँ। उनका जो मन था वो पूरा काव्यमय हो उठा, सत्यता और सुंदरता को छूने लगा। मतलब लेखिका को लगा कि यह जो अद्भुत क्षण है जिसमें जीवन की शक्ति का मुझे एहसास हो रहा है, यह स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी है। मतलब उनको फील हो रहा है स्वयं में कि मैं जो देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगूं, मैं बहुत दूर आ गई हूँ, और इस ये जो सरहद है, ये जो बॉर्डर है, इसमें मैं बहती जा रही हूँ। हमारे अंदर स्थित सभी जितने भी मतलब दुष्ट वासनाएं, जो भी गलत फहमियां है, जो भी गलत चीज है, इस निर्मल धारा में क्या हो रही है, बह के चली जा रही है। मतलब हमारे अंदर की जो गलत चीजें हैं, वो सब गलत भाव है, वो सब इस निर्मल धारा में बहती चली जा रही हैं। इतने में ही नार्गे बोल उठता है। क्या बोल उठता है, आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। बस अब लेखिका का मन खराब हो जाता है और वो अनमनी सी वहां से उड़ जाती हैं। और थोड़ी देर बाद बस वैसे ही नजारे जो आत्मा और आंखों दोनों को सुख देने वाले नजारे थे। लेखिका को यह सब देखकर आश्चर्य हो रहा था कि पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था ना। सतत प्रवाहमान झरने, मतलब अब लेखिका को यह सब देख के एकदम आश्चर्य हो रहा है कि कैसा है, पल भर में क्या क्या घट रहा है। मतलब लगातार बहती हुई ये जो झरने हैं, नीचे बहती हुई जो तीस्ता नदी है, अब ऊपर मंडराते हुए आवारा बादल है, और हवा में धीरे धीरे हिलोरे खाते हुए ये जो सुंदर सुंदर फूल हैं जो अपनी अपनी लय में बह रहे हैं। यह सब देखकर लेखिका को ऐसा एहसास हो रहा है कि जीवन का जो आनंद है वो बस इसी चलायमान सौंदर्य में ही, मतलब बस इसी सुंदरता को देखने में ही जीवन का एक आनंद है। और इस सुंदरता को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सचमुच ईश्वर भगवान के पास आ गई हूँ। और सुबह सीखी हुई जो प्रार्थना थी वो फिर से उनके होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी, जो कि एक नेपाली प्रार्थना थी, नेपाली युवती के मुंह से लेखिका ने सुना था। अचानक से लेखिका के मन से एक सौंदर्य की छटा छिटक गई। कैसी, ऐसे छिटकी कि मानो कि नृत्यांगना के निपुर अचानक टूट गए हों। जैसे कोई नाचने वाला होता है, उनकी पायल अचानक टूट जाती है, वैसे ही अचानक से लेखिका के मन का सौंदर्य ऐसे छिटका। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा, क्या देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। यही दृश्य देख के लेखिका को फील होता है कि ये सुंदरता, इतनी अच्छी सुंदरता में अचानक से क्या हो रहा है। मतलब नाचता नाचता अचानक से पायल टूट जाए तो रुक जाना। इसी तरह लेखिका भी इस सुंदरता को देखते देखते जब इन औरतों को देखती हैं कि वो पत्थरों पे बैठ के पत्थर तोड़नी है, तो अचानक से वो थम जाती हैं कि अरे, आटे गूंथने वाले कोमल कोमल जो हाथ है, वो कुदरत मतलब ये कुदाल और हथौड़े लेके तोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। कितनों की तो पीठ पर बंधी जो डोको होती है, बड़ी टोकरी होती है जिसको डोको कहते हैं, उसमें उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। मतलब अब लेखिका को ये फील हो रहा है कि इतनी सुंदर, इतनी स्वर्गीय जो सुंदरता है, इसके बीच ये लोग भूख मौत, ये जो दैन और जिंदा रहने का ये जो जंग है, ये जो मातृत्व सेवा के साथ साथ श्रम साधना में, एक तो माता की सेवा भी कर रही हैं अपने पीठ में बच्चों को लेकर, और साथ साथ क्या कर रही हैं, वो मेहनत भी कर रही हैं। हम्म वो इनको देखकर मतलब उनको फीलिंग्स हो रहा है, महसूस कर रही हैं कि कितना मतलब कैसा जीवन है इन लोगों का। वहीं खड़े एक बीआरओ के कर्मचारी थे। लेखिका पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उस कर्मचारी ने बताया कि जिन रास्तों से गुजरते
आप इन हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, मतलब जिन रास्तों से गुजर कर आप ये पहाड़ों को देखने जा रही हैं, सुंदरता को देखने जा रही हैं, उसी रास्तों को ये पहाड़ पर रहने वाली औरतें उनको चौड़ा कर रही हैं, बना रही हैं रास्तों को। तो लेखिका कहती है ये तो बड़ा खतरनाक कार्य होगा। तभी कर्मचारी कहता है, उनसे कहता है कि पिछले महीने तो एक की जान चली गई थी, जरा सी चूक चूक हुई नहीं कि मतलब जरा सी गलती हुई नहीं कि सीधे आदमी पाताल प्रवेश में चला जाएगा। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखे बोर्ड की याद आ गई, जिस पर क्या लिखा था कि आप ताज्जुब करेंगे कि इस रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को छुटलाया है। तो यह याद करके लेखिका का जो मानसिक चैनल था वो बदल गया। अब क्या हुआ कि उसे पलामू और गुमला के जंगलों की याद आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पे देखा था कि पीठ पर जो बच्चों को कपड़ों से बांधकर पत्तों की तलाश में मन मन डोलती आदिवासी युवतियां, और उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव, और इधर इन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों के हाथों में पड़ी गांठें। तो ये दोनों दृश्य को लेखिका अब याद करती हैं। मतलब दोनों की कहानी, कहते हैं कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है, और सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू अभाव यातना और वंचना एक तरफ। तो एक जो आराम का जिंदगी है वो सब एक तरफ, और इन लोगों में जो आंसू है, अभाव है, यातना है, वंचना, ये सब एक तरफ। तभी लेखिका को गमगीन देखकर जितेन नार्गे ने कहा। अब लेखिका को तो थोड़ा देखकर मन खराब लग रहा है, थोड़ा दुखी है। तभी उनका जो ड्राइवर रहता है जितेन नार्गे, वो लेखिका से कहता है, मैडम यह मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं बल्कि पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं, बस। अब लेखिका का तो मन ठीक नहीं लग रहा है, वो तो वहां उन औरतों को देख रही हैं। तभी वो बोलता है कि यार हमारे देश की आम जनता, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं इसकी सुंदरता को देखने, तो चलिए आगे की सुंदरता देखिए। किंतु लेखिका का मन क्या था, मन ही मन सोच रहा था कि ये देश की आम जनता नहीं है, ये जीवन का संतुलन भी है। ये कितना, मतलब जीवन का संतुलन मतलब ये कितना कम लेकर और समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। सोचिए एक श्रम करने वाली महिला को कितना मिलता होगा रोज के खाने का। तो बस वही है, वो उनको उतना ही चाहिए, लेकिन वो जो काम कर रही है वो कितने लोगों को, मतलब कितने समाज को कितना ज्यादा वापस लौटा रही है। वो जो रास्ते बनते हैं जिसमें हम पूरी जिंदगी जाते हैं, घूमते हैं, तो वे श्रम करने वाली जो सुंदरियां हैं, वो किसी बात पर बस खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब लेखिका ये तो हो गया सोच रही हैं, तभी लेखिका ने देखा, क्या देखा कि वो जो मेहनत करने वाली, वो जो औरतें हैं, अचानक से किसी बात पे खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस ऐसा लगा, अब लेखिका को ऐसा लग रहा है उनका हंसी देखकर कि जैसे जीवन लहरा उठा हो और सारा खंडहर ताजमहल बन गया, मतलब सारे दुख जो है वो चले गए और वो खुशी में परिवर्तित हो गए, ऐसा उनको फील होने लगा। लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते हुए कुछ पहाड़ी बच्चे लिफ्ट मांग रहे थे। तभी लेखिका कहती हैं, क्या स्कूल बस नहीं है? बस नार्गे बताता है कि ये बच्चे 3 या 3.5 किलोमीटर ऊपर चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ एक ही स्कूल है। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। यहाँ एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे इसी स्कूल में जाते हैं, और इस स्कूल में पढ़ने वाले जो अधिकांश बच्चे होते हैं ना, वो अपने मायों के साथ काम भी करते हैं। अब ये सारी बातें क्या कर रहे हैं, नार्गे बता रहे लेखिका को। तो आगे बढ़ते जा रहे थे, खतरा भी बढ़ता जा रहा था, रास्ते सकरे होते जा रहे थे, ठीक है, और रास्ते में जगह जगह लिखी हुई चेतावनियां भी खतरों के प्रति सजग कर रही थी। अब लेखिका को तो ये बच्चों को भी देख के थोड़ा दुख हुआ। अब क्या, अब आगे बढ़ रहे हैं, सूरज ढल रहा है। उसी समय पहाड़ी औरतें गायें चराकर वापस अपने घर लौट रही थी। तो कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी 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 गट्ठर थे। आसमान बादलों से पूरी तरह से घिरा हुआ था। जैसे जैसे शाम हो रही थी, जीप अपने अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। वहां दृश्य देखा गया कि चाय के भरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू, वही सिक्किम परिधान जो होता है, उसको पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा देखकर मंत्रमुग्ध, मतलब उनके जो चेहरा है इतने जो सुंदर है, और इतनी सुंदर सुंदर युवतियां जो हैं यहाँ पे काम कर रही हैं, बस लेखिका चीख पड़ी। युवतियों का अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए बहुत ही असह्य था। अब गगनचुंबी पहाड़ों के नीचे एक छोटी सी बस्ती थी। अब और आगे बढ़ी, तो जितना ऊपर पहाड़ों पे बढ़ते जा रही हैं,
वहां पे एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम क्या था, मतलब पहाड़ों के जैसे ही वो नीचे आ रही हैं तो एक छोटी सी बस्ती मिली जिसका नाम था लायंग। अब तीस्ता नदी पर लकड़ी के बने घर में रुकी, अपनी सुस्ती दूर करने के लिए हाथ पांव मुंह धोकर तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ गई। अब वातावरण में जितने भी अद्भुत शांति, आंखें भर आई। अब चारों तरफ तो शांति का माहौल है, रात हो गया है। वो जहाँ पे वो रुकी थी लकड़ी के बने घर पे, वहीं पर बगल में नदी था, वहां पे हाथ पैर मुंह धोकर वो बैठ जाती हैं। जो वो अद्भुत शांति है, उस शांति को देखकर उनकी आंखें भर आती हैं। अब लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा जो बोधिसत्व है जैसे मेरे भीतर उगने लगा। अब ये सब देख के, इनकी सुंदरता देख के, गंगटोक की सभी जगह की सुंदरता देखकर, सभी लोगों को देखकर, यहाँ के लोगों को, यहाँ का मतलब प्रार्थना सुनकर, ये सब करते करते अब उनको फील हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा जो बोधिसत्व है वो हमारे मन में भी मतलब अब आ गया है, अब उगने लगा है। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल में अब गति कर रहे हैं। आज की पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। अब वहां पे देखकर उनको ये महसूस होता है, लेखिका तो शहर में रहती हैं, अब उनको महसूस होता है कि हमारी जो आज की पीढ़ी है, जो लोग हैं, वो लोग इस मतलब इस सुंदरता को ये जो बिगाड़ रहे हैं, ये सब एक अपराध कर रहे हैं, हमारी प्रकृति के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई जो जगह जगह लोग पेड़ काट रहे हैं, बस पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग ये खोल रहे हैं वो खोल रहे हैं, तो लेखिका को ये चीज महसूस हो रहा है कि ये सब अपराध है। अंधेरा होने से पहले तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। अब लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में रुके। रात भी बहुत गहर आने लगी। जितेन ने भी क्या किया, गाना गाना शुरू कर दिया। एक एक करके सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की एक 50 वर्षीय सहेली थी, कमारियो, वो भी नाचने लगी, जिसे देखकर लेखिका की पूरा अवाक रह गई, मतलब कि आश्चर्यचकित हो गई कि अरे ये भी नाच रही है। बस अब इलायू की सुबह वह टहलने निकली। बर्फ की तलाश थी, कहीं बर्फ नहीं मिली। घूमते हुए सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार अब कम होते जा रहा है। अब वहां का जो एक लड़का था वो बताता है लेखिका को कि अब प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण स्नोफॉल भी अब कम हो रहा है। 500 फीट की ऊंचाई पर एक कटाव है, कटाव एक जगह का नाम है, तो वहां पे बर्फ मिल जाएगी, आप वहां पे जाइए। बस फिर लेखिका ने क्या किया, कटाव की ओर अपना सफर शुरू कर दिया। अब बादलों को चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ रही थी। जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी कि सांसें रुकी हुई थी। फिर कटाव के करीब पहुंच गई। पतले पतले रास्ते होते हैं। नार्गे ने बताया कि कटाओ जो है हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। सोचिए हमारे हिंदुस्तान में भी स्विट्जरलैंड है। हम्म आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन के झाग की तरह गिरी हुई बर्फ दिखी। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही है, बस अब थोड़ा थोड़ा बर्फ दिखने लगा गिरा हुआ। सभी सैलानी जीप से उतरकर मस्ती से बर्फ में कूदने लगे। घुटनों तक एकदम नरम नरम बर्फ थी। सब फोटो खींच रहे थे और लेखिका बस सोच रही थी कि शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली ये जो दिव्यता है, उसके बीच में हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो यहीं पर आकर वेदों की रचना किए होंगे। अब उनके मन में इस बर्फ को देखकर मतलब एक भाव आ रहा है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो जरूर वेदों की रचना यहीं आकर किए होंगे। वो जीवन के जो मूल्यों को खोजा है वो यहीं आकर खोजे होंगे हमारे ऋषि मुनि। सर्वे भवन्तु सुखना का जो महामंत्र है वो भी यहीं से पाया होगा कि सब कुछ कितना अच्छा है। यह ऐसा सौंदर्य जिसने बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो क्षणों के लिए सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। मतलब ये देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी कितना भी बड़ा अपराध किया हो, अगर वो एक बार आके इस सुंदरता को देख ले तो थोड़ा सा उसमें दया आ जाए, करुणा आ जाए, थोड़ा सा बुद्धित्व का भाव आ जाए। दूसरी ओर लेखिका की सहेली मणि भी दार्शनिक की तरह कह रही थी कि ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है, और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जल धारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावत पहुंचाती है। अब वो बता रही है कि जब सर्दी होती है तो बर्फ बनकर यहाँ रुकी रहती है, जब गर्मी होता है, जब हम लोग को पानी की जरूरत होती है, तब ये गर्म होकर पिघल के पानी बनकर हमारे पास हमारी जो तरावट है, जो हमें पानी का जरूरत है, वो पूरा करती है।
कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की ना। यह इस तरह नदियों में कितना उपकार है। फिर सभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चीन की सीमा पर फौज की छावनियां दिखाई दी, जहां सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पे पहरा दे रहे थे। एक सैनिक लेखिका के पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सके, इसलिए ही हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगी कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम ठिठुरने लगे, और ये जो हमारे जवान है जो पौष माघ के महीनों में जब सब कुछ जम जाता है, तब ये कैसे यहाँ पे तैनात रहते हैं। लायुंग से युमथांग की ओर आगे बढ़ी। अब यहाँ एक नया आकर्षण था, ढेरों रूडोडेंड्रोप्रियता के फूल। इन घाटियों पर बंदर भी दिखाई दिए। हम युमथांग पहुंचे। मंजिल तक पहुंचने की खुशी थी। वहां चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से पूछा था, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुन लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहां पहाड़ी कुत्ते भी थे, जिन्हें देखकर मणि ने कुत्तों के बारे में बताया था कि ये पहाड़ी कुत्ते भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। बस ये सुनकर लेखिका को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अरे, क्या ये भी समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती हैं? बस अब जितेन तरह तरह की जानकारियां देता रहा। यहाँ गुरु नानक जी के पैरों के फुटप्रिंट हैं। अब वहां पे जा रास्ते में वो बता रहा है कि देखिए मैडम, यहाँ पे जो है गुरु नानक के पैरों जी के फुटप्रिंट है, मतलब पैरों के छाप है। लोग कहते हैं कि जब गुरु नानक जी के थाली से चावल गिरकर छटक गया था, तो वहीं पर वो चावल गिरा था, उसी जगह पे। वहीं पर अब क्या हो रही है? अब चावल की खेती हो रही है। ये 3 किलोमीटर बाद फिर उंगली दिखाते हुए कहता है, ये तो हो गया वहां खेती के बारे में। फिर नार्गे आगे 3 किलोमीटर बाद फिर से उंगली दिखाता है और कहता है, देखिए मैडम, इस जगह को खेदुम कहते हैं। यहाँ 1 किलोमीटर तक देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते हैं। हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। हम गंगटोक नहीं, गंतोक मतलब पहाड़, गंतोक मीन्स पहाड़, हम गंतोक कहते हैं। जितेन गंतोक के बारे में बताता है कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता के सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया। अब ये कहने के बाद जितेन बताता है इस गंतोक के बारे में कि जो सिक्किम है, सिक्किम जब भारत से मिला था, उसके बाद वहां पे एक कप्तान शेखर दत्ता थे, जिन्होंने क्या सोचा कि घाटियों से क्या किया जाए, रास्ते निकाल दिया जाए और टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए, ताकि लोग भी हमारे इस सुंदरता को आके देख सके। और अब भी रास्ते बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। बस लेखिका मन ही मन सोचती हैं कि मनुष्य की ये असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। मनुष्य ने इसको जो कभी खत्म होने वाली सुंदरता नहीं है। यही है वो सुंदरता। बस जीप आगे बढ़ने लगती है। तो यहीं पे हमारा ये जो सारांश है, साना साना हाथ जोड़ी, ये खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आपका हमारे ये जो सारांश हमने आपको बताया है, ये अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर लें, हमें कमेंट भी करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जिन्होंने किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको आगे ऐसे वीडियो मिलते रहें। और हमारे इस वीडियो को यदि आप टेक्स्ट के रूप में भी चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट में विजिट करके, हमारा वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें से जाकर आप इसे टेक्स्ट के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।